चलो अब हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम शुरू करते हैं। ठीक है, सीधा क्वेश्चन से शुरू करेंगे, इसमें कुछ थ्योरी नहीं है। देखो, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो होता है उसे ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एफ डॉट एन, तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं और लिखते हैं डेल डॉट एफ। ठीक है, हम इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। अब देखो, एस का मतलब है कि हम एक सरफेस की बात कर रहे हैं, वी का मतलब है हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो देखो, जैसे इस क्वेश्चन में क्यूब बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जब हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, तो जब एक बार डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एक सरफेस का डॉट प्रोडक्ट निकलेगा, यानी कि हमें 6 बार डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, तो हमारे पास एलएचएस निकल जाएगी। आरएचएस के लिए हमें बस एक ही बार निकालना होगा, तो हमारे पास पूरी वॉल्यूम आ जाएगी। अगर हम एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूव कर दें तो हम प्रूव कर देंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वो कह रहे हैं वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर एफ ओवर क्यू बाउंडेड बाय एक्स इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू 0, जेड इक्वल्स टू 0, 1 1 और 1। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फिगर बना लेता हूँ। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। हमें एक क्यूब बनाना है। ठीक है, ये हमने क्यूब बना लिया। अब ये एक्स एक्सिस है, यानी कि ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो 1 की बात कर रहे थे, यानी कि 1,0,0 ये हो जाएगा 0,1,0 और ये हो जाएगा 0,0,1। ठीक है, और ये ओरिजिन हो गया 0,0,0। ठीक है, तो देखो इसमें 5 स्टेप होते हैं। स्टेप 1 क्या होता है, जो भी गिवन है वो लिख दो, मतलब एफ लिख दो बस। ठीक है, 4x z i वेक्टर माइनस वाई स्क्वायर j वेक्टर प्लस वाई जेड के वेक्टर। ठीक है, स्टेप 2 क्या होता है, हमें लिमिट्स लिखनी होती है। लिमिट्स तो हमें ऑलरेडी गिवन है, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, z इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1, z इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, स्टेप 3 क्या होता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लिख दो। हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम जाते हैं स्टेप 4 पे, जहां पे हम एलएचएस निकालेंगे। नहीं, हम पहले आरएचएस निकालेंगे, स्टेप 5 में हम एलएचएस निकालेंगे। ठीक है, तो देखो स्टेप 4 होने वाला है आरएचएस। ठीक है, आरएचएस मतलब हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है डेल और एफ का। डेल और एफ का डॉट प्रोडक्ट तो बहुत इजी होगा, हमें पता है डेल क्या होता है और एफ गिवन है। तो डेल डॉट एफ क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स 4xz प्लस डी अपॉन डी वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल जेड वाई जेड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4z माइनस 2y प्लस वाई। ठीक है, मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ बस। तो क्या हो जाएगा 4z माइनस वाई। तो ये हमारे पास अंदर वाला टर्म आ गया। अब हमें इसे 3 बार इंटीग्रेट करना है, तो हमारे पास आरएचएस आ जाएगा। मैं जो ऑर्डर ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ डी जेड डी वाई डी एच। ठीक है, ऑर्डर कुछ भी ले सकते हो, बट क्योंकि फर्स्ट चैप्टर भी जब मैं पढ़ा रहा था मैंने हमेशा ऐसा ऑर्डर लिया था, इसलिए जब भी मुझे 3 बार इंटीग्रेट करना होता है मैं यही ऑर्डर लेता हूँ, ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ। ठीक है, अब देखो लिमिट्स हम कुछ पे पुट कर सकते हैं क्योंकि तीनों की लिमिट सेम है, बट अगर थोड़ी डिफरेंट होती तो कैसे पुट करना होता है, डी जेड अंदर है, यानी कि अंदर वाली लिमिट्स जेड की लिमिट्स होंगी। जेड की क्या लिमिट्स है, 0 और 1, यानी कि 0 और 1। फिर y की अगेन 0 और 1, तो यहाँ पे 0 और 1। x सबसे बाहर है, यानी कि सबसे बाहर वाली लिमिट्स x की लिमिट्स होंगी, यानी कि 0 और 1। ठीक है, अब जो भी हमारे पास आंसर आया वो लिख दो 4z माइनस वाई। ठीक है, बस अब हमें इसे सॉल्व करना है, हमारे पास RHS आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, यानी कि 4z स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई जेड। इसमें हम लिमिट्स लगाएंगे 1 और 0 की। हमने z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा है, यानी कि z में ही हम लिमिट्स लगाएंगे। ठीक है, डी वाई डी एक्स। तो 0 पुट करेंगे तो पूरा टर्म 0 ही हो जाएगा। 1 पुट करते हैं, बस अपर लिमिट डालनी है हमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 माइनस वाई, 2 माइनस वाई आ गया। ठीक है, 0 1 डी वाई डी एक्स। ठीक है, अब हमें इसे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, यानी कि 2y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, लिमिट्स डालेंगे 1 और 0 की। ठीक है, आगे सॉल्व करता हूँ इसे मिटा के।
तो देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालनी है, पर लोअर लिमिट डालेंगे तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, इसलिए बस अपर लिमिट डालेंगे। तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1/2 विच इज 3/2, यानी कि 3/2, और हमें इसे बस x के रिस्पेक्ट में अब इंटीग्रेट करना है, यानी कि 3/2x, लिमिट्स लाएंगे 1 और 0 की, यानी कि 3/2 हमारे पास आंसर आ गया। ये RHS हो गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं LHS। ठीक है, तो ये अब तक स्टेप 5 होने वाला है, इसमें हमें LHS निकालना है। ठीक है, देखो F तो हमें पता है और हमें n कैप के साथ डॉट करना है। अब n कैप क्या होता है, देखो हम S की बात कर रहे हैं, यानी कि एक सरफेस की बात कर रहे हैं। सो इसका मतलब है कि हर सरफेस का अलग n कैप होगा। ठीक है, अब जैसे देखो मैं फ्रंट फेस की बात करता हूँ, ठीक है, ये वाला फेस जो है, एन कैप यहाँ पे हमें इस तरीके से लेना है। देखो एन वेक्टर मैंने बताया था क्या होता है, ऐसा कोई भी वेक्टर जब हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे थे, एक्स क्रॉस वाई का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे थे, तो एन वेक्टर इन दोनों का एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो जब हम सरफेस की बात करेंगे तो हमें एन कैप एक ऐसा वेक्टर लेना है जो कि दोनों के परपेंडिकुलर है, और क्योंकि एन कैप है इसका मतलब मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो अगर समझ लो हमारे पास ये सरफेस है, ठीक है, तो हमारे पास एक एन कैप ऐसा होगा और एक ऐसे पीछे जाता हुआ होगा। ठीक है, पीछे से जो जा रहा है, अगर समझ लो ये सरफेस है तो एक परपेंडिकुलर यहाँ हो सकता है, एक परपेंडिकुलर यहाँ हो सकता है, बट इस क्वेश्चन में हम हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल कंसिडर करेंगे, यानी कि ये जो फ्रंट फेस है इसका जो एन कैप होगा वो हम बाहर की तरफ कंसिडर करेंगे, जो पीछे वाला है उसका हम बाहर की तरफ कंसिडर करेंगे, जो राइट वाला है उसका भी बाहर की तरफ कंसिडर करेंगे, जो ये राइट हो गया। ठीक है, लेफ्ट वाला जो है उसका भी हम लेफ्ट साइड की तरफ कंसिडर करेंगे, टॉप का ऊपर की तरफ कंसिडर करेंगे, बॉटम का नीचे की तरफ कंसिडर करेंगे। ठीक है, फिगर से बाहर निकलना चाहिए। तो जब हम एन कैप निकालेंगे, ठीक है, तो अगर देखो मैं राइट वाले सरफेस की बात करूं, ठीक है, ये वाले सरफेस की बात करूं तो ऐसा निकलेगा हमारा एन कैप। तो वो किस डायरेक्शन में होगा, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगा, यानी कि आई कैप, यानी कि राइट वाला जो सरफेस है उसका जो नॉर्मल होगा वो आई कैप होगा। सिमिलरली लेफ्ट वाले सरफेस का जो नॉर्मल होगा वो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, यानी कि माइनस आई कैप होगा। अगर मैं टॉप वाले की बात करूं तो उसका ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर है वाई, यानी कि जे कैप होगा। बॉटम वाले का माइनस जे कैप होगा। ठीक है, सिमिलरली के कैप होगा और माइनस के कैप होगा। ठीक है, फ्रंट और बैक का। ठीक है, ये फ्रंट का होगा, ये बैक का होगा। तो अब इससे अब हमें एन कैप पता चल गया हर केस के लिए, एफ तो हमेशा सेम ही रहेगा, बस हमें इसे दो बार अब इंटीग्रेट करना है टोटल फॉर ऑल द सर्विसेज और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसे आसानी से सॉल्व करने के लिए मैं एक टेबल बनाऊंगा और फिर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो अच्छा, ये जो एलएचएस है ये एक बार हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास एक सरफेस का आएगा। तो मैंने कुछ नहीं करा, बस सारे सरफेसेस का एडिशन लिख दिया उसके इक्वल। ठीक है, कि हम S1 का पहले निकालेंगे। ठीक है, ये मैंने जो अलग लिख रखा है इसका मतलब है कि ये हर किसी के साथ जोड़ रखा है। ठीक है, तो S1 का पहले जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो S1 का हमारे पास आंसर आ जाएगा, फिर S2 का, S3 का, ऐसे सबका आंसर आ जाएगा। उन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास एलएचएस आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये टेबल बनाई। ठीक है, सरफेस मैंने नाम ले लिया S1, S2, S3, S4, S5, S6, और मैंने बोल दिया S1 जो है वो फ्रंट सरफेस है, S2 जो है वो बैक सरफेस है, S3 टॉप सरफेस है, फिर बॉटम, फिर राइट और लेफ्ट। ठीक है, अब हम इनकी इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, इक्वेशन कैसे लिखना है, देखो थोड़ा अच्छे से समझ आए ना तुम्हें, आसानी से समझ आए, मैं पहले टॉप से शुरू करता हूँ। देखो टॉप वाला जो फेस है उसकी इक्वेशन कैसे निकलेगी, तुम ये देखो, ये जो टॉप वाला सरफेस है यहाँ पे y हमेशा 1 है। ठीक है, z और x कुछ भी चेंज हो रहा है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, y हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम टॉप वाले की इक्वेशन y = 1 लिख देंगे। पर अगर तुम बॉटम वाले की बात करो तो यहाँ पे तो y 0 है। ठीक है, तो y हमेशा 0 रह रहा है, x और z चेंज हो सकता है, तो y 0 है। सिमिलरली हम राइट की बात करें तो राइट का x = 1 हो जाएगा, लेफ्ट का x = 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। अब अगर हम बैक की बात करें, ठीक है, जो पीछे सरफेस जा रहा है, जो वाई एक्स वाले प्लेन में है, ठीक है, वहां पे तुम देखोगे z 0 है, एक्स वाई चेंज हो रहा है, तो यानी कि बैक वाले में z 0 कर दो और फ्रंट वाले में z 1 कर दो। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया। अब हम f.n करेंगे। ठीक है, ठीक है, अच्छा हम एक n की भी, मैं n का भी कॉलम बना लेता हूँ। ठीक है, n क्या होगा, z = 1। ठीक है, यानी कि हम किस सरफेस की बात कर रहे हैं, फ्रंट सरफेस की। फ्रंट सरफेस से बाहर निकलता हुआ नॉर्मल क्या हो जाएगा, i j k, के कैप हो जाएगा। ठीक है,
और पीछे जाता हुआ जो सरफेस है उसका माइनस के कैप हो जाएगा, टॉप का हो जाएगा जे कैप, और फिर बॉटम का हो जाएगा माइनस जे कैप। ठीक है, राइट का हो जाएगा आई कैप, और लेफ्ट वाले का हो जाएगा माइनस आई कैप। ठीक है, अब हम एफ डॉट एन करेंगे। एफ डॉट एन करेंगे तो देखो डॉट में क्या होता है, सिर्फ वो, जैसे देखो यहाँ पे हम के यूज कर रहे हैं ना, तो सिर्फ के वाला जो पार्ट है इसका वो मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये वाई जेड आ जाएगा। ठीक है, ये वाई जेड को माइनस के से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई जेड आ जाएगा। ठीक है, जे के बारे में अब हम बात कर रहे हैं, माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आई की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा 4xz और माइनस 4xz। ठीक है, देखो ये यहाँ पे माइनस आई कैप है, यहाँ पे प्लस आई कैप है, और 4xz है, तो 4xz आएगा और माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब हम वैल्यूज की बात करते हैं। वैल्यूज का सिंपल मतलब है ये जो इक्वेशन गिवन है इसको इसमें पुट कर देंगे, तो z को 1 पुट करेंगे तो y आ जाएगा, इसमें 0 तो ये तो 0 आ गया, y इजिकल्स टू 1 तो -1 आ गया, y इजिकल्स टू 0 तो 0 आ गया, x इजिकल्स टू 1 तो 4z आ गया, और x इजिकल्स टू 0 तो ये 0 आ गया। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास एफ डॉट एन की वैल्यू अब, ठीक है, ये एफ डॉट एन की, तो अब देखो जहां पे 0 आ रही है उसको तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि 0 का इंटीग्रेशन तो 0 ही होगा। तो जैसे देखो एफ डॉट एन तुम यहाँ पे डालोगे, ठीक है, S6 का है, S6 ये रहा। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 आ रही है, यानी एफ डॉट एन S6 के लिए 0 आ रहा है, तो 0 का ये इंटीग्रेशन तो 0 ही आएगा, यानी कि ये छोड़ दो। ठीक है, S6 हम हटा देंगे क्योंकि 0 ही आंसर आ रहा है। फिर उसके बाद S4 भी हटा दो, फिर उसके बाद बात करते हैं S2 की, S2 भी हटा दो। ठीक है, तो यानी कि S1 S3 और S5 हमारे पास बच गया। ठीक है, अच्छा अब हम डीएस की बात करते हैं। देखो डीएस का सिंपल मतलब है, इसके लॉजिक में मत जाओ, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक है वो, या फिर मतलब कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है तो भी रिक्वायर्ड नहीं है तुम्हें सीखने के लिए। ठीक है, सिंपल सा ये याद रखो, हम यहाँ पे z की बात कर रहे हैं तो z यहाँ पे यूज हो गया तो बस dx dy बचेगा। ठीक है, यहाँ पे भी z यूज हो गया तो बस dx dy बचेगा, यहाँ पे y यूज हो गया तो यानी कि dx dz बचेगा, यहाँ पे भी y यूज हो गया तो dx dz बचेगा। उसके बाद x इजिकल्स टू 1 तो x यूज हो गया, dy dz लिख दो, और यहाँ पे भी dy dz लिख दो। हमारे पास आंसर आएगा, पहले हम S1 का निकालेंगे। ठीक है, S1 का वैल्यू क्या आ रहा है, y आ रहा है, y और क्या ऑर्डर यूज करना है, dx dy, प्लस हम बात करेंगे S3 की, S3 क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, ऑर्डर क्या यूज हो रहा है, dx dz प्लस फिर क्या है, S5 है, S5 का 4z आ रहा है, 4z ऑर्डर क्या है, dy dz। S5 की बात कर रहे हैं ना हम। अब देखो y अंदर है, यानी अंदर वाली लिमिट्स y की लिमिट्स होंगी 0 1, z बाहर है यानी बाहर वाली लिमिट z की लिमिट होगी 0 1, सिमिलरली 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, यहाँ पे सेम है सबकी तो फर्क नहीं पड़ता, लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा 0 1 ही पुट कर दोगे, वही लिमिट्स गिवन है हर वेरिएबल के लिए। ठीक है, तो हमें बस इसको सॉल्व करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, LHS आ जाएगा। ठीक है, और ये LHS जो है वो RHS के इक्वल आना चाहिए, जो कि था 3/2, तो अगर ये आ जाता है तो हम प्रूव कर देंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, ठीक है, तो इसे आगे सॉल्व करते हैं। y को हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, यानी कि yx आएगा, और लिमिट्स लगा दो 1 0 की, 0 1 की यहाँ ऑलरेडी चलेगी, और dy। ठीक है, प्लस -1 को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, यानी कि -x 1 0 की लिमिट, और dz लिखेंगे, प्लस 4z को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, यानी कि 4zy, लिमिट्स लगाएंगे 1 और 0 की, और लिख देंगे dz। ठीक है, देखो अब हमने यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा, यानी कि ये लिमिट्स भी हम x पे डालेंगे। ठीक है, तो y आ जाएगा इसका आंसर, प्लस इसका -1 आ जाएगा, -1 dz, प्लस इसको हमने y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा, यानी कि y में लिमिट्स डाल दो। ठीक है, 0 1 dz। आगे बस अब तो इसे सॉल्व करना है, y² अपॉन 2 1 0 प्लस
माइनस माइनस जेड 10 प्लस 4z² बाय 2, ठीक है। लिमिट जाएगी 1 और 0 की, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस -1 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1 प्लस 1/2, ठीक है, और ये 3/2 आ गया, यानी कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हैव बीन वेरीफाइड, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।